Hello बच्चों, this is Dolly Sharma, your own chemistry ma'am. Welcome you all to the wonderful platform of physics वाला। और आज नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में हम जिस चैप्टर के क्वेश्चंस करने वाले हैं उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। तो एक दो क्वेश्चंस है, मैंने आपके कमेंट से गो थ्रू किया था और अभी मुझे समझ में आ गया कहाँ एक बच्चे को डाउट आ रहा है। सबसे पहले वो बता देती हूँ, ठीक है। तो डाउट ये आ रहा है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर एक क्वेश्चन हमने किया था, है ना। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था, तो उसके लिए कुछ रूल्स थे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था बोर-बरी रूल के बारे में, और मैंने आपको ये भी बोला था कि n+l का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसका एनर्जी उतना ज़्यादा होगा, है ना। अगर इफ वैल्यू ऑफ n+l इज सेम, तो उस केस में हम क्या देखेंगे, जिसका n ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर हमारे पास n का वैल्यू 6 था, ठीक है। n का वैल्यू अगर 6 था तो हमारे पास क्या क्या आ गया था, 6s आ गया था, ठीक है, 6p आ गया था, 5d आ गया था, 4f आ गया था। और इसका जब n+l निकाल रहे थे तो इसका तो क्लियर था 6+0, इसका 6+1, इसका 5+2, और इसका भी मैंने बाय मिस्टेक 4+, यहाँ पर हम जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज 4+3, ठीक है। तो अब इस केस में 6s हो गया, 6p हो गया, n-2 दैट इज 4f हो गया। अब इस केस में बेटा यहाँ पे इसका वैल्यू आया 6, इसका आया 7, इसका आया 7, ठीक है, 0 1 2, एंड इसका भी आया 4 5 6 7। अब इस केस में यहाँ पर जिसकी एनर्जी सबसे कम है, मैं डाउट एक और बार देख लेती हूँ क्योंकि बच्चे ने लिखा है तो मैंने सोचा था कि अगर हम इतना ईमानदारी से बच्चे रिवीजन कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बिल्कुल डाउट से भी गो थ्रू करूँ, ठीक है। हाँ, तो उसी लेक्चर को देख लेते एक बार। बच्चे का डाउट ये है, मैम आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई, 5f होगा, देन 6p होगा, देन 5p होगा, देन 4d होगा। बेटा 5f कैसे हो सकता है, आप ये बताओ, 5f कैसे हो सकता है। n-2 करेंगे, n की वैल्यू 6 है, 6-2 करेंगे तो 4 आएगा ना बेटा, तो वो 4f होगा। फिर भी आपकी क्वेरी के लिए मैं एक बार क्वेश्चन ही ओपन कर लेती हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में एक और बच्चे को डाउट है। तो सबसे पहली बात बेटा, इसमें मैंने देखा, फिर मैंने सोचा कि इसको मैं डिस्कस ही कर लेती हूँ क्लास में, क्योंकि इस वजह से फिर बाकी बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक ये वाला है, ये भी नहीं है। मिल गया क्वेश्चन, n-1d 6s 6p 5d 4f था, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमने वैल्यूज निकाली हैं, n की वैल्यू 6 दे रखी है, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो ns था, np था, देखो ns था, np था, n-1 d था, एंड n-2 f था। अब आप खुद बताओ, n की वैल्यू अगर 6 है तो ये 6s हो गया, ये 6p हो गया, 6-1 5d हो गया, और 6-2 4f हो गया। अब इस केस में इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। एनर्जी सबसे कम किसकी है, जिसका n+l का वैल्यू सबसे कम है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 6s में। उसके बाद अगर हम बात करें इन तीनों की, तो इन तीनों में अगर आप एनर्जी देखो, n+l का वैल्यू तीनों का सेम था, 6+1 7, 5+2 7, 4+3 7। लेकिन इस केस में अब हम क्या देखेंगे, जिसका n का वैल्यू छोटा है उसका एनर्जी कम है। तो जिसका एनर्जी अब किसका कम है,
तो यहाँ पे अब किसका नंबर आने वाला था बेटा, दैट इज 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p। तो यही तो हमने आंसर मार्क किया है, इसमें कहाँ कंफ्यूजन आया है। ns, n-2f, n-1d एंड np, है ना। तो n+1 की वैल्यू के बेसिस पर ही किया है, जिसका n+l का वैल्यू कम है। n+l का वैल्यू जिसका ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा एनर्जीज इनकी थी तो सबसे कम इसकी थी। अब इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा एनर्जी 6p की थी, तो उसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्लियर बेटा। फिर हम आज स्टार्ट करते हैं बेटा थर्मोडायनेमिक्स का वन शॉट। ठीक है, सबसे पहले वन शॉट काइंड ऑफ, यानी कि हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके फॉर्मूलेस को लिखने के बाद स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे बोला कि मैम फॉर्मेट यही रखिए, सो डोंट वरी बेटा, फॉर्मूलेज मैं सारे लिखवाऊंगी जिसमें हमारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा इंटेंशन भी यही है कि आपका रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। एक बच्ची ने कहा कि मैम मोस्ट एक्सपेक्टेड, बेटा PYQs आर ऑलरेडी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो आपको हिंट करते हैं कि कैसा क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर आ सकता है। आपने जितने भी PYQs किए होंगे, अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझ कर रहे हो तो बेटा कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। मैं सेशन का ड्यूरेशन ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम इसमें वन शॉट में भी निकलता है, तो क्योंकि उसके थ्रू आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। क्योंकि बेटा किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको पहले उसके फॉर्मूलेज ऑन द टिप्स होने चाहिए। दैट्स वाई मैं सबसे पहले आपके साथ उस चैप्टर के वो सारे फॉर्मूलेज डिस्कस करती हूँ जहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। क्लियर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं भाई थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का काइंड ऑफ वन शॉट। तो भाई चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चैप्टर में आप पढ़ते हो सिस्टम के बारे में, है ना, सराउंडिंग्स के बारे में, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू यूनिवर्स। उसके बाद आप क्या पढ़ते हो बेटा? उसके बाद आप पढ़ते हो टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो उसमें आप क्या पढ़ते हो? ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, है ना। उसके बाद आप कुछ बाउंड्रीज के बारे में पढ़ते हो, रियल और इमेजिनरी। उसके बाद आपने इस चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं और साइज ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती है जो अमाउंट और साइज ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। आइसोथर्मल प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एडियाबैटिक जहां पर हीट जीरो रहता है, आइसोबैरिक जहां पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, और आइसोकोरिक जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ये कुछ टर्मोलॉजीज है बेटा, इस चैप्टर में काफ़ी यूज होती हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद बेटा जो कंक्लूजन्स है वहां से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो था, है ना, वहां से आपके पास एक फॉर्मूला आया था, क्या? दैट डेल्टा U इज इक्वल्स टू, क्या आया था बेटा? डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। मैं एक ही बार में आपको सारे सिंबल्स का या सिग्निफिकेंस का मतलब बताती जाऊंगी, और जो सिंबल रिपीट हो रहा है उसको बार बार नहीं लिखेंगे बेटा, है ना। ये जो डेल्टा U है ना, इसे डेल्टा E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसे बता रहा है बेटा? ये बता रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। किसे बेटा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Q किसे बता रहा है बेटा? Q बता रहा है हीट को, है ना। अगर हीट रिलीज हो रही है तो उस केस में इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। मतलब यहाँ से कोई न्यूमेरिकल सिंपल सा आ सकता है, तो ये आ सकता है कि भाई हीट रिलीज हो रही है और वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, उसमें भी साइन का कन्वेंशन है, वो भी मैं यहीं पे बता रही हूँ। तो बेटा अगर हीट को इवॉल्व करने की बात कर रहा है या रिलीज करने की बात कर रहा है तो Q का वैल्यू नेगेटिव होगा। वहीं पे बेटा अगर हीट को एब्जॉर्ब करने की बात कर रहा है तो Q का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा। सेम उसी तरीके से बेटा वर्क डन जो है, क्या बेटा? W जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है?
वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में वर्क डन बाय द सिस्टम है, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो W का वैल्यू जो भी दे रखा है जूल में उसे आप नेगेटिव में लिखोगे, और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो उस केस में आप W का वैल्यू पॉजिटिव लिखोगे, है ना। बहुत छोटा सा कंक्लूजन है, लेकिन ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा वर्क डन के आपके पास दो फॉर्मूलेज आए थे। क्या? वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या फॉर्मूला था? -2.303 nRT log V2 अपॉन V1, और प्रेशर इनवर्स में प्रोपोर्शनल होता है 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। देख लो बेटा, अगर क्वेश्चन ने मेंशन किया है, आपको वॉल्यूम दे रखा है, इनिशियल फाइनल, आपको टेम्परेचर दे रखा है, तो यहां पर बेटा आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, रिवर्सिबल। और अगर हम बात करें वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना, ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये मिलता जुलता है एंट्रोपी के वर्क डन से। जब एंट्रोपी हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे प्लस हो जाता है और उसमें टेम्परेचर नहीं होता। रिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? दैट -P डेल्टा V, और क्या है बेटा? दैट इज डेल्टा NGRT। यहाँ पे कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है लगभग सब आपको पता है, बट फिर भी जो बच्चे मेरे साथ साथ वन शॉट बना रहे, कुछ बच्चों ने मुझे सेंड भी किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो उन बच्चों के लिए मैं लिखवा देती हूँ बेटा, ये वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आर अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, आर अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी आपको सारी वैल्यूज पता है। कैसे बेटा? अगर सब कुछ जूल में निकालना है, अगर सब कुछ अपनी ऐसा यूनिट में चल रहा है, तो आर की वैल्यू 8.314, और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में मैक्सिमम केसेस में 8.314 यूज हुई है। लेकिन अगर प्रेशर वॉल्यूम जो है वो ATM लीटर में चल रहा है, तो आर का वैल्यू 0.0821। ये सेम पॉइंट्स मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में ऑलरेडी लिखवा दिए हैं। बेटा टी अपना टेम्परेचर है ना, टी अपना टेम्परेचर है। अगर किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दे रखा थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे चैप्टर में, तो बाय डिफॉल्ट आप उसको 298 केल्विन मान लो, रूम टेम्परेचर पे इनकी रिएक्शंस होती हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट बेटा V1 V2 तो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इनिशियल फाइनल को, है ना, और P जो है वो आपका प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो इसको मैंने अलग से साइड में लिखवा दिया है, इसे आप ऐड कर लेना, है ना, किसी भी तरह का अगर कंफ्यूजन हो तो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये हो गए बेटा वर्क डन के फॉर्मूलेस, बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे ताकि कोई भी चीज स्किप ना हो जाए। वर्क डन के बाद एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल तो वहां से भी आ सकता है, दैट इज हीट कैपेसिटी, है ना। क्या बेटा? हीट कैपेसिटी। और इसके क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स थे वो मैं आपको बता देती हूँ। हीट कैपेसिटी का सिंबल C यूज कर रही हूँ मैं, किसी को डाउट ना आए। तो हीट कैपेसिटी क्या था बेटा? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो C जो है दैट इज इक्वल्स टू हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर बेटा ये जो है इसका यूनिट जूल होगा, है ना, इसका यूनिट जूल होगा क्योंकि ये हीट रिक्वायर्ड की बात कर रहे हैं। इसका यूनिट केल्विन होगा, तो इसका यूनिट क्या हो गया बेटा? इसका यूनिट हो गया जूल पर केल्विन। अगर आपको नहीं समझ आए क्वेश्चन का लैंग्वेज देखकर कि कौन सी हीट की बात कर रहा है, हीट दे रहा है या हीट कैपेसिटी दे रहा है, तो उस केस में आप सबसे पहले उनका यूनिट देखो। क्लियर है बेटा? अगर मैं बात करूं हीट कैपेसिटी की, तो हीट कैपेसिटी जो है ये कैसी प्रॉपर्टी है? ये खुद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये बिल्कुल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी की, तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बेटा C तो हीट कैपेसिटी है ना, कैसी है बेटा? ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है।
क्योंकि इसमें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड कर रहा है कितनी हीट रिक्वायर्ड है। वहीं पे बेटा ये हो गया इसका फर्स्ट कंक्लूडेड फॉर्मूला। इसका सेकंड कंक्लूडेड फॉर्मूला दैट इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जैसे हम एस से डिनोट करते हैं। क्या होता था? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो सब कुछ सेम है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, तो यहाँ पे बस W आ जाएगा। तो ये सब अगर आ जाएगा तो इस केस में अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, देखना ध्यान से, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सीधे यूनिट लिख देते हैं। दैट इज इसका हो गया जूल, है ना, इसका क्या हो गया पर ग्राम पर केल्विन। अगर किसी का ये यूनिट है यानी कि वो क्या दे रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो ऑलरेडी फिक्स हो गया। और ये डिनोट क्या कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। किसे बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम थर्ड वन, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। इसी के अंदर आता है ये। मोलर हीट कैपेसिटी को CM से डिनोट करते हैं। क्या डिफरेंस होता है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल। तो क्या हो गया बेटा इसका, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, तो NDT। अब इस केस में यहां पर C क्या हो गया, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। इसका यूनिट क्या हो गया, जूल पर मोल पर केल्विन। ये डिनोट क्या कर रहा है, ये कैसी प्रॉपर्टी है बेटा, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो खुद इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ना, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और ये डिनोट क्या कर रहा है, इंटेंसिव, ये डिनोट क्या कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है मोलर हीट कैपेसिटी को। किससे बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी को। तो इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, कंपैरेटिवली कम आए हुए हैं, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए। फिर बेटा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इस तक भी बढ़ेंगे। अब यहाँ से और क्या कंक्लूजन थे जो इंपॉर्टेंट थे हमारे पास, ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है ये दो तरीके से क्लासीफाई हुआ था। कैसे बेटा, एक था हमारे पास Cp और एक था हमारे पास दैट इज Cv। Cp किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, Cp रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पे Cv क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ से हम डिराइव करके आए थे, और हमें पता चल सकता है कि कोई भी गैस मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है या ट्राई एटॉमिक है ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ Cp एंड Cv, है ना। अगर कोई मोनो एटॉमिक गैस होगी तो उसके लिए भी हमारे पास वैल्यू है। क्या वैल्यूज हैं देखना बेटा, मोनो एटॉमिक गैस है जिसमें सिंगल एटम होता है, और डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक, तीनों के लिए हमारे पास गामा, जिसे हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो, उसकी वैल्यूज होती हैं। क्या क्या वैल्यूज होती हैं बेटा, मोनो एटॉमिक के लिए होता है 1.6, डाई एटॉमिक के लिए 1.4 और ट्राई एटॉमिक के लिए होता है 1.3। ये गामा रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, पॉइजन्स रेशियो को। तो ये होता है हमारे पास दैट इज ऑल अबाउट हीट कैपेसिटी। ये जो बेसिक चीज़ है बेटा जो पता होनी चाहिए वो हमने पूरी लिखी है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से हम और भी कंक्लूडेड फॉर्मूले निकाल सकते हैं। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, भाई क्या फॉर्मूला बनकर आ रहा है, हीट का क्या फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आ रहा है, देखना बेटा। अगर ये हीट है, ठीक है, हीट, तो ये क्या हो जाएगा, QP इज इक्वल्स टू NCM डेल्टा T। क्या बेटा, NCM डेल्टा T। और हीट अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम कर दें, है ना, ये हो जाएगा बेटा NCP डेल्टा T।
और अगर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कर दें, मतलब जैसे कि मोलर हीट कैपेसिटी को कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने डिफाइन किया है, सेम इसी तरीके से ये जो हीट है इसका फॉर्मूला था NCM डेल्टा टी। अगर इस हीट को कांस्टेंट प्रेशर पे कर देते तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाएगा, तो QP बराबर NCP डेल्टा टी, और अगर QV कर दें तो दैट इज NCV डेल्टा टी। तो ये भी यहाँ से कंक्लूडेड फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये हो गया बेटा ऑल अबाउट हीट कैपेसिटी के बारे में। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक हमारे पास और क्या क्या आए थे, दैट इज एंथैल्पी के फॉर्मूलेज, इंटरनल एनर्जीज के फॉर्मूले। तो उनके क्या कंक्लूजन्स थे, सीधे उन पे आ जाते हैं। दैट डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा PV, है ना, ये हमने पढ़ा था। तो इसको और क्या लिख सकते थे, दैट डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस, इसको P डेल्टा V भी लिख सकते हैं, है ना, और V डेल्टा P भी लिख सकते हैं। और इसको अगर हम डेल्टा NG/RT के बराबर करें, PV बराबर NRT होता है, तो वेरी करता है सिर्फ डेल्टा NG, तो ये हो गया डेल्टा NG/RT। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं बेटा, दोनों के दोनों, है ना, दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर बेटा डेल्टा H, क्या मैं एक बार बता चुकी हूँ, नहीं, जो एक बार हो चुका है बेटा उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। डेल्टा H जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन एंथैल्पी को। किससे बेटा, चेंज इन एंथैल्पी को। नेक्स्ट बेटा डेल्टा E हो चुका है, उसकी जगह आप डेल्टा U भी लिख सकते हो, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। डेल्टा NG की बात करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। किससे बेटा, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जितने भी गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उनके मोल्स को हम माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पर ये आ जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा, जो ये डेल्टा H होता है ना, चेंज इन एंथैल्पी, वाया डेरिवेशन ये प्रूव हुआ था कि इसे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी बोल सकते हैं। सेम इसी तरीके से बेटा ये जो डेल्टा E है, वाया डेरिवेशन ये प्रूफ हुआ है कि इसे हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है। कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये पता होना चाहिए। साथ के साथ क्वेश्चन की लैंग्वेज कभी कभी डायरेक्टली चीजें ना पूछते हुए इनडायरेक्टली पूछ लेती है। उसको पूछना एंथैल्पी ही है, लेकिन वो बोलेगा कैलकुलेट द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस फॉर्मूले से तो यही निकाला जा सकता है और इसको यही बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा, और नहीं भी पता है तो ये आपको लिखवा दिया है। इस पे बेस्ड आपसे बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर हम ये लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम वैल्यूज अगर पुट कर दे तो हमारे पास क्या रिलेशंस आ जाएंगे, दैट QP इज इक्वल्स टू QV प्लस डेल्टा NG/RT। ये भी लिख सकते हैं क्योंकि डेल्टा H क्या है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा E क्या है, दैट इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसके बाद आप क्या पढ़ते हो बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में बेटा आपने बहुत सारी तरह की एंथैल्पीज पढ़ी हैं, है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, है ना, लैटिस एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बट उस सारी एंथैल्पीज का कंक्लूजन ध्यान से सुनना और समझना, आपका एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी पूछा है, अगर आपसे किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी पूछा है, आपको देखना है कि दिया क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, मैं आपको सारे वो की पॉइंट्स लिखवा रही हूँ अप टू हेस लॉ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसका की पॉइंट नंबर 1 है क्या बेटा, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको देखना है कि क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है। तो जब जब आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो उस केस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, दैट
टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या बेटा? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। समझ आ रहा है कब यूज करना है? मैंने आपको बता दिया है, जब जब क्वेश्चन में हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। नेक्स्ट बेटा, जब जब आपको क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है? हीट ऑफ कंबशन, रिएक्टेंट्स का भी दे रखा है, प्रोडक्ट्स का भी दे रखा है। अगर आपको हीट ऑफ कंबशन दे रखा है, गिवन डेटा है, लेकिन पूछा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, तो उस केस में फॉर्मूला अप्लाई करोगे, हीट ऑफ कंबशन ऑफ reactants minus heat of combustion of products। नेक्स्ट बेटा, अगर गिवन डेटा बॉन्ड एनर्जी है ना, अगर गिवन डेटा बॉन्ड एनर्जी है और आपसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो उस केस में आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे? दैट बॉन्ड एनर्जी ऑफ reactants माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि जितने भी रिएक्टेंट साइड में हैं इस पे अप्लाई करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कब कैसे स्ट्राइक करेगा, कहां पे क्या करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगर बात कर रहा है बेटा, है ना, इस तरीके से, अगर आपको एक से ज्यादा रिएक्शन दे रखी है, तो क्योंकि एंथैल्पी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, आपको 3-4 रिएक्शन की एंथैल्पी दे दे और आपसे फाइनल रिएक्शन की एंथैल्पी पूछे, तो उस केस में जो फाइनल रिएक्शन है ना, उसको लाने के लिए जो चेंजेस आप उन नॉर्मल रिएक्शंस में अप्लाई करोगे, सेम उनकी एंथैल्पी के साथ करना, फाइनल रिएक्शन की एंथैल्पी भी आ जाएगी। अगर आपको कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, है ना, और वी कैन से डाइल्यूशन, और वी कैन से हाइड्रेशन, है ना, तो इसका क्या फॉर्मूला है देखना बेटा ध्यान से। दैट इज एंथैल्पी ऑफ, आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, एनहाइड्रस सॉल्ट, यानी कि जब उसमें वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं है, माइनस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। क्लियर है बेटा? यहां पर कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है लिख देती हूं, है ना, बाकी तो सब लिखा हुआ है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हीट ऑफ कंबशन को। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हमारे पास और भी एंथैल्पीज के कंक्लूजन हैं, दैट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर? ये अलग है बेटा, तो इनके फॉर्मूलेज में मैं आपको अलग से बता रही हूँ। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के हमारे पास क्या फॉर्मूलेज है बेटा? सबसे पहले हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है? ये जितने भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना बेटा, सब के सब 1 मोल के लिए डिफाइंड है। अगर मैं बात करूं हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो वो क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मैक्सिमम केस में रिक्वायर्ड ही होती है, और रिलीज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल कंपाउंड या एलिमेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर एलिमेंटल स्टेट। जो एलिमेंट्स अपनी एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उनसे मिलकर एक मोल कंपाउंड को बनाना, इंपॉर्टेंट 1 मोल को बनाना। ठीक है? सेम उसी तरीके से हीट ऑफ कंबशन, 1 मोल कंपाउंड को जलाने के लिए जितना भी हीट रिलीज होता है, हीट ऑफ कंबशन। तो कैलोरीफिक वैल्यू 1 ग्राम सब्सटेंस को जलाने के लिए जितना भी हीट रिलीज होता है। लैटिस एंथैल्पी 2 तरह की होती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जब एक 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक डाउन करते हैं, तो वहां पर लैटिस एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, नॉट एलिमेंट्स, वो फॉर्मेशन में होता है। क्लियर बेटा? उसके बाद बॉन्ड एनर्जी,
अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि देखो बॉन्ड तोड़ने की बात हो रही है और तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो एक मोल कंपाउंड का एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो ये डेटा दे रखा होगा, पूछा क्या है, उसके रिएक्शन को लिख लेना, और उस रिएक्शन की एंथैल्पी जब कैलकुलेट करो ना, वहां पे काम आएगी ट्रिक कि दिया क्या है, दे क्या रखा है। ठीक है, वो मैंने आपको लिखवा दिया, जब दे रखा हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब बात हम करते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की। जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंप्लीटली रिएक्ट करता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ, और तब जो हीट रिलीज होती है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर हम बात करें किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें, है ना, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, तो वो फिक्स है। क्या है बेटा? वो फिक्स है। कितना? दैट इज -57.1 किलो जूल पर मोल, और अगर कैलोरी में है तो -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उसका उतना ज्यादा होगा। क्लियर? फिर भी अगर कभी वीक एसिड या वीक बेस आ गया, अगर कोई वीक एसिड या वीक बेस आ गया, मान लो बेटा अगर डेटा नहीं दे रखा कि एसिड कितना है, बेस कितना है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का फिक्स होता है। लेकिन अगर एसिड और बेस का डेटा दे रखा है कि वो इतना इतना है, अब पूछा है कि इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, तो उस केस में आप क्या करना, उस केस में बेटा आप हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालने के लिए -57.1 को या -13.7, डिपेंड करता है ना यूनिट क्या दी है, मल्टीप्लाई कर देना बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर से। वाटर के कितने मोल्स बन रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि उसी पे डिपेंड कर रहा है। अगर कभी बेटा वीक एसिड या वीक बेस है तो उसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कंपैरेटिवली कम क्यों होती है। वीक एसिड और वीक बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कंपैरेटिवली लेस नेगेटिव इसीलिए होता है क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस जो होते हैं उनका आयनाइजेशन होने लगता है, और उस आयनाइजेशन के लिए हीट एब्जॉर्ब होती है, आयनाइज होती है, और वहाँ पे हीट ऑफ आयनाइजेशन बेटा पूछा जाएगा किसका, सिर्फ वीक एसिड और वीक बेस के केस का, है ना। वीक एसिड और वीक बेस के केस में आपसे ये पूछा जा सकता है। तो आपको उनका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखा होगा, क्या आपको उनका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखा होगा, जो ऑलरेडी नेगेटिव में ही होता है, आप प्लस कर देना 57.1 से, तो आपको पता चल जाएगा कि उन वीक एसिड और वीक बेस में कितना हीट जो है क्या हुआ है बेटा, एब्जॉर्ब हुआ है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के हमारे पास सारे कंक्लूडेड फॉर्मूले थे। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, दैट इज द फोर्थ टॉपिक, एंट्रोपी। जो भी की पॉइंट्स है, जो भी सारे की पॉइंट्स वाले फॉर्मूले थे वो हमने पूरे लिखवा दिए बेटा आपको। एंट्रोपी हमें किस बारे में बताता है, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस के बारे में बताता है। एंट्रोपी का वैल्यू जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, रिएक्शन उतना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। इधर इसका भी कंक्लूजन लिख देते हैं कि डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और उस केस में रिएक्शन जनरली क्या मानते हैं, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ पिक्चर में आई इसलिए थे ये सब बताने के लिए। वहीं पे बेटा अगर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, एंड दैट रिप्रेजेंट्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फिजिबल, पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, दैट इज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का नंबर 1 फॉर्मूला जो शायद आपने पढ़ा भी नहीं होगा, 2 गैस का आपको मोल दे रखा है और आपसे पूछ रहा है दोनों को मिक्स करने के बाद उनका एंट्रोपी चेंज कितना आएगा। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा दैट N1 ln x1 प्लस N2 ln x2। क्या बेटा,
N1 ln x1 प्लस N2 ln x2। याद रखना बेटा, माइनस आर बाहर आ जाएगा, गैस कांस्टेंट जो होता है यहीं पे लिख देती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू माइनस आर। तो यहां पर आर अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, N1 क्या है, फर्स्ट गैस के मोल, ln क्या है, नेचुरल लॉग, x1 क्या है, फर्स्ट गैस के मोल फ्रैक्शन, N2 सेकेंड गैस के मोल, ln क्या है, नेचुरल लॉग, x2 क्या है, सेकेंड गैस का मोल फ्रैक्शन। क्लियर बेटा? और मैंने आपको बताई थे, और क्या फॉर्मूलेज हमारे पास आएंगे इसमें, सेकेंड वन दैट इज, जैसे कि एंट्रोपी, जैसे वर्क डन हमने कैलकुलेट किया था, सेम उसी तरीके से बेटा एंट्रोपी का फॉर्मूला डिराइव होकर आया है ना, एंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एंट्रोपी जो हम कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला है, 2.303 NR, इसमें T नहीं होता, log V2 अपॉन V1, है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं प्रेशर की टर्म्स में, तो ये वो फॉर्मूले बेटा जिन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, P1 अपॉन P2। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं, है ना, लिख देती हूं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहां पर डेल्टा एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंट्रोपी चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी सब तो पता ही है बेटा, है ना, लिखवाई दिया है, N1 मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस और X1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस। क्लियर? देख लो बेटा ध्यान से। इसके बाद एंट्रोपी चेंज के ये फॉर्मूलेज है हमारे पास। इसके बाद बेटा आइसोकोरिक और आइसोबैरिक के लिए भी फॉर्मूलेज हैं, NCP ln T2/11 T2/T1, और आइसोकोरिक के लिए NCV ln T2/T1। लेकिन वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, वहां से क्वेश्चंस भी इतने नहीं आए हुए हैं। नेक्स्ट बेटा, एंट्रोपी को जो इनिशियली डिफाइन किया गया था, वो डिफाइन किया गया था बेटा किस चेंजेस से, जो भी हीट चेंज है मिनिमम टेम्परेचर पे, इनिशियल टेम्परेचर जो है मिनिमम। अब किसी किसी को ये लगता है कि भाई एंट्रोपी तो उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा गैसियस स्टेट में होगा, और अगर हम, ध्यान से देखना बेटा, पहले यही वाला पॉइंट बता देती हूँ, अगर हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हैं तो रैंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज होते हैं, लिक्विड स्टेट में कंपैरेटिवली कम होते हैं, गैसियस स्टेट में तो और ज़्यादा रैंडमनेस होती है। तो इस केस में जो एंट्रोपी चेंज होगा वो जनरली हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर हम गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं तो उस केस में डेल्टा एस का वैल्यू कंपैरेटिवली नेगेटिव होगा। तो अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है, वो रिएक्शन देने के बाद आपसे पूछे कि बताओ यहां पर एंट्रोपी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, क्योंकि बेटा जब एंट्रोपी पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन कैसी मानी गई है, स्पॉन्टेनियस, पॉसिबल, फिजिबल, और डेल्टा एस नेगेटिव पे कैसी मानी गई है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉट पॉसिबल, नॉट फिजिबल। तो अगर आपको सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन दे दे और पूछे कि इसकी एंट्रोपी कैसी होगी, तो आप क्या करना बेटा, उसका डेल्टा Ng निकाल लेना। अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव है तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा, और अगर डेल्टा Ng नेगेटिव है तो डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा। तो ये स्पॉन्टेनियस, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये की पॉइंट है बेटा, ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नंबर शायद मैंने गलत डाल दिया है, हाँ ये थर्ड कंक्लूजन है ना, ये थर्ड कंक्लूजन है, इंपॉर्टेंट। क्लियर? फोर्थ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन एंट्रोपी के। तो बेटा मैंने आपको बता ही दिया कि एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी और जितना इनिशियल टेम्परेचर मिनिमम होगा। तो डेल्टा एस बराबर जो था वो Q/T था। तो यहां से ना हमारे पास 3 कंक्लूडेड फॉर्मूले आ गए थे। 3 कंक्लूडेड फॉर्मूले कैसे आ गए थे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ फेज चेंज। क्या बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ फेज चेंज। तो डेल्टा एस को डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि अगर बेटा
लिक्विड से कोई गैसियस स्टेट में जा रहा है, लिक्विड से कोई गैसियस स्टेट में जा रहा है, तो हो क्या रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है ना। तो वहां पे जो एंट्रोपी चेंज था उसकी हीट को डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन बोल दिया और उस टेम्परेचर को क्या बोल दिया, मेल्टिंग पॉइंट। सेम उसी तरीके से बेटा अगर कोई है ना सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है ना, अगर कोई नहीं, ये तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ना। अगर कोई बेटा ये कौन से फेज के लिए है, लिक्विड से अगर गैस में जा रहे हैं, सेम उसी तरीके से बेटा अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो उस केस में जो हीट चेंज है वो क्या कहलाएगा, अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो हीट चेंज कहलाएगा दैट इज डेल्टा एच। ये वेपराइजेशन था, वो क्या हो जाएगा, फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड में जाना, तो डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड यानी कि मेल्टिंग कर रहे हैं। तो ये टर्मोलॉजीज यूज कर लेता है, लेकिन बेटा फॉर्मूला यही होता है, फॉर्मूला एक ही होता है। सेम उसी तरीके से बेटा तीसरा केस क्या बनता है कि भाई सॉलिड से सीधा गैस में जा रहा होगा, उस केस का जो एंट्रोपी चेंज होता है उसका फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, और उस केस में सिंपल वर्ड यूज करता है दैट इज टेम्परेचर। यूनिट तो इसकी आई गई ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला दैट इज जूल पर केल्विन। देख लो बेटा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं दैट इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के। क्लियर है बेटा, देख लो ध्यान से। अब बेटा और क्या ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना, जो थ्योरी में पूछ ली जाती है। बेटा स्पॉन्टेनिटी, नॉन स्पॉन्टेनिटी, गिब्स फ्री एनर्जी जो है डेल्टा जी, है ना, इसे बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला है, दैट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। है तो और भी फॉर्मूलेज बेटा डेल्टा जी नॉट की टर्म्स में, दैट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट है ना, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। क्लियर। तो बेटा क्या कंक्लूजन्स थे, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी। तो मैं आपको बता देती हूँ, स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 थर्मोडायनेमिक टर्म्स है जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो हम सिर्फ एंथैल्पी से बता नहीं पा रहे थे, क्यों, क्योंकि एंथैल्पी के कुछ ऐसे भी केसेस थे कि वो प्रोसेस हो तो अपने आप रहा है और वो है भी एंडोथर्मिक लेकिन वो स्पॉन्टेनियस है, तो फिर एंट्रोपी का यूज हुआ। एंट्रोपी में भी कुछ केसेस ऐसे थे, तो एट लास्ट डेल्टा जी दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी के बेसिस पर डिफाइन किया गया। कैसे बेटा, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। वहीं पे बेटा डेल्टा एस जब पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एस जब नेगेटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। इन दोनों के बाद लास्ट में हम जिससे कंक्लूड करते हैं दैट इज डेल्टा जी। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। देख लो ध्यान से बेटा, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज या कंक्लूजन्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा एकदम से क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इनको अच्छे से रिवाइज करना है बेटा। कोई भी टर्म ऐसी लगे आपको यार मैम इसका मतलब क्या था, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, है ना। बाकी ये फॉर्मूलेज और फ्रूटफुल लगेंगे अभी जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, क्योंकि अभी मैंने ये नहीं बताया कि कब कौन सा यूज करना है। अब न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको वहां पे मेंशन करूंगी कि यहाँ पर ये दे रखा है, ये दे रखा है, हमने इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। क्लियर बेटा, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्लियर बेटा, एक बच्ची ने कहा था, रिपीट कर देती हूँ कि मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड। बेटा ऑलरेडी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही पिक कर रही हूँ जिस कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन आने वाला है ना। तो एक बच्ची ने कहा था मोल कंसेप्ट वाले लेक्चर में, बच्चा था पता नहीं, कि मैम CaCO3 वाला क्वेश्चन आपने नहीं कराया, प्योरिटी वाला जो इसी साल आया था लास्ट ईयर। अगर आपने ध्यान दिया हो MgCO3 वाला एक क्वेश्चन करवाया था, परसेंट प्योरिटी वाला, सेम कॉन्सेप्ट एकदम सेम, बस MgCO3 की जगह CaCO3 2022 में आ गया।
आप देख रहे हो कितना कॉन्सेप्ट एकदम सेम, रिएक्शन लगभग एकदम सेम। तो बेटा वो आप पे डिपेंड करता है अब कि ये जो मैं करवा रही हूँ आपको उसको कितने अच्छे से आप कर रहे हो कि हाँ भाई हम भी वही फ्लो चार्ट बनाकर ऑन द टिप्स करके फिर न्यूमेरिकल ट्राई करें। ठीक है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स हुआ, स्टेट्स ऑफ मैटर हुआ, इनके ना हम फॉर्मूले याद नहीं करते और क्वेश्चन फिर देखकर घबरा जाते हैं लैंग्वेज पढ़कर। वही क्वेश्चन अब मैं आपके सामने करने वाली हूँ और सारे आपसे भी बनेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल की जो लैंग्वेज होती है वो कभी कभी ज़्यादा हो जाती है तो हम सोचते हैं कि यार पता नहीं हो नहीं पाएगा। आपको लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है और देखना है क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। देखो बेटा क्वेश्चन की पहली ही लाइन ने हमें एक डेटा दे दिया। क्या डेटा दे दिया कि यहां पर कंडीशन उसने क्या दे दी बेटा, दैट इज आइसोथर्मल। बेटा आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, आइसोथर्मल का मतलब होता है कि वहां पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है जी, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अ गैस एट टेम्परेचर कांस्टेंट है और कितना है 300 केल्विन रूम टेम्परेचर। एक्सपेंड्स फ्रॉम, उसका एक्सपेंशन हो रहा है फ्रॉम 0.1 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम उसका 0.1 लीटर है, फाइनल वॉल्यूम उसका 0.25 लीटर है। एक्सपेंशन हुआ है अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार। बेटा क्या दे दिया, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो बेटा मैंने आपको ना वर्क डन के, अब यहां पे पूछा क्या है, द वर्क डन बाय द गैस इज, बेटा वर्क डन पूछा है। वर्क डन के हमने मात्र 2 फॉर्मूले पढ़े, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें बता देती कि ये इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है तब तो फॉर्मूला अप्लाई करना कंपैरेटिवली इजी था, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट, कि जब जब अगर दे देता है तो सीधे फॉर्मूला अप्लाई करो रिवर्सिबल का या इरिवर्सिबल का। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में कांस्टेंट प्रेशर आ जाए, कांस्टेंट प्रेशर आ जाए तो उस केस में हमेशा अप्लाई होगा इरिवर्सिबल वाला फॉर्मूला, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस ही वो प्रोसेस होता है जो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। क्लियर कंडीशंस। तो बेटा क्या फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे वर्क डन का, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो भाई एक ही फॉर्मूला बच रहा है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर कितना दे रखा है बेटा 2 बार, तो यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमने रख दिया -2। डेल्टा वी करना है 0.1 माइनस 0.25, तो यहाँ से आ गया 0.15। अब ये जो हमारे पास वर्क डन आया ये किस में आया बेटा, ये वर्क डन आया बार और लीटर में। क्लियर बेटा। तो यूनिट कन्वर्जन ध्यान से देखना, क्वेश्चन देने वाले ने भी आपको दे दिया कि 1 लीटर बार 100 जूल के बराबर होता है और यहां पर सबकी यूनिट जूल है। क्लियर, सबकी यूनिट जूल है। तो अब इस केस में भी अगर ये बार लीटर में आया है, जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1 लीटर बार में अगर इतने जूल होते हैं तो इतने लीटर बार में कितने जूल होंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये अब आंसर जो भी आएगा आ जाएगा जूल में। 30 माइनस 30 जूल। तो ये यूनिट कन्वर्जन ध्यान से देख लो बेटा, करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्या बोला है, इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। इनमें से कौन से केस में एंट्रोपी चेंज जो है वो नेगेटिव है। एंट्रोपी चेंज नेगेटिव देखना, मैंने आपको सीधे सीधे बताया, या तो क्या हो रहा हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाते हैं तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है, और अगर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाते हैं एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होता है। अगर एक केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी हो तो उस केस में अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होता है, और अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है।
आपसे डेल्टा एस नेगेटिव पूछा है। पहला क्या दिया, एवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का वेपराइजेशन। बेटा वाटर खुद लिक्विड स्टेट में होता है, वेपर बन के गैसियस स्टेट में जाएगा, तो मतलब वो लिक्विड से गैस में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है तो उसका एंट्रोपी चेंज तो पॉजिटिव हुआ। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब गैस का एक्सपेंशन होता है और टेम्परेचर फिक्स होता है तो अगर गैस को एक्सपेंड कर दोगे, एक सिलेंडर में रखा हुआ है, लीक कर दोगे, ओपन कर दोगे, तो पहले वो कम एरिया में थी, अब उसकी रैंडमनेस कंपैरेटिवली और ज़्यादा हो गई, तो इसमें भी डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, सब्लिमेशन क्या होता है बेटा, सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाना। तो सॉलिड स्टेट में तो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ तो रैंडमनेस कम होती है, और गैसियस स्टेट में कंपैरेटिवली डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर भी डेल्टा एस पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर देखो बेटा, 2 हाइड्रोजन गैसियस एटम मिलकर H2 बना रहे हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, जो उसका कॉफिशिएंट है 1, माइनस रिएक्टेंट के मोल कितने हैं 2, डेल्टा Ng देख लो कितना आ रहा है -1, और मैंने आपको बताया अगर डेल्टा Ng नेगेटिव है तो डेल्टा S भी नेगेटिव है, सो करेक्ट आंसर हियर विल बिकम ऑप्शन डी। यहां पर एंट्रोपी नेगेटिव होगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 y2 एंड xy। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा ना, ध्यान से देखो दिया क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको दे रखी है बेटा x2 y2 की और xy की, वो रेशियो में है 1:0.5 0.5:1। द डेल्टा H फॉर द फॉर्मेशन आपको दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ XY का डेल्टा H दे रखा है, तो बेटा ये कौन सा डेल्टा H है, यानी कि 1 मोल कंपाउंड को बनाने के लिए फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर एलिमेंटल स्टेट, वो कहलाएगा इसका फॉर्मेशन, वो हमें दे रखा है, यानी कि इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें दे रखी है। अब हमसे पूछा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी x2 की कितनी होगी। अब ध्यान से देखना बेटा, पहले फॉर्मेशन वाली रिएक्शन लिखते हैं, तो फॉर्मेशन मतलब XY का बनना, कितना बेटा 1 मोल बनना, किससे, उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी एलिमेंटल स्टेट से, उनकी एलिमेंटल स्टेट कितनी है, क्या है x2 प्लस y2। क्लियर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करना, यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो बेटा एक x और एक y आ जाएगा, देखना बेटा ध्यान से, x2 प्लस y2 फॉर्म xy। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा, और इस रिएक्शन का एंथैल्पी जो हमें दे रखा है, क्योंकि इस रिएक्शन का ही एंथैल्पी तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ XY कहलाएगा, 1 मोल XY का बनना फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर एलिमेंटल स्टेट। इसका हमें एंथैल्पी दे रखा है बेटा कितना, दैट इज -200 किलो जूल पर मोल। ठीक है। अब हमें और क्या दे रखा है, हमें ना x2 की y2 की और xy की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, क्या दे रखी है, बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, किसकी, x2 की, y2 की और xy की रेशियो में। ठीक है। हाँ, अब हमने बॉन्ड एनर्जी को अगर A से डिनोट किया तो रेशियो क्या है इनका 1 0.5 यानी कि हाफ 1, तो यहाँ पे लिख सकती हूँ बेटा, अगर इसको A माना तो ये हो जाएगा A/2 और ये भी हो गया A, ये रेशियो 1:1/2:1। ठीक। तो बॉन्ड एनर्जी को हमने A माना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, इसकी बॉन्ड एनर्जी आ गई A, है ना, x2 की बॉन्ड एनर्जी आ गई A, इसकी आ गई A/2 और इसकी आ गई A। तो मैंने क्या कहा था, दे बॉन्ड एनर्जी रखी है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। रिपीट कर देती हूँ बेटा कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया है। गिवन डेटा जब जब बॉन्ड एनर्जी है तो उसको यूज ऐसे करना है। अब इस केस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन था, उसको भी ऐसे ही लिख देते हैं। एंथैल्पी रिएक्टेंट में कौन कौन प्रेजेंट है, x2 और y2,
और क्योंकि एंथैल्पी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो उसके कितने मोल है इस पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ x2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ x2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ y2, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये हो गए ओवरऑल रिएक्टेंट्स, हाँ, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ XY। यही करोगे ना, देख लो बेटा ध्यान से। अब जैसे जैसे रिलेशन लिखा है वैसे वैसे एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा -200, दैट इज इक्वल्स टू, क्योंकि वो दे रखा था। अब बॉन्ड एनर्जी ऑफ x2 इंटू 1/2, x2 की बॉन्ड एनर्जी को हमने a माना है, ठीक है, तो a इंटू 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, a/2 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ y2 इंटू 1/2, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ y2 क्या है, a/2 इंटू 1/2, तो यहां से क्या हो गया, ये रब कैसे हो गया, हाँ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ y2 इंटू 1/2, तो y2 की कितनी है, a/2 इंटू 1/2 करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा, देखना ध्यान से, a/4, है ना। ये हो गया ओवरऑल रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है, बॉन्ड एनर्जी, प्रोडक्ट की कितनी हो जाएगी बेटा, कितनी दे रखी है, a, तो यहां से आ गया a, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट भी कुछ नहीं है, -a, ठीक है। अब इस केस में बेटा ध्यान से देखना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -200 एज इट इज, दैट इज इक्वल्स टू, यहां से हमने एलसीएम ले लिया 4, 2 2 जा 4, यस 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 2a प्लस 4 1 जा 4a माइनस 1 4 जा 4, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, -4a, तो कितना बच गया बेटा, ये इधर चला गया तो ये हो गया -800, दैट इज इक्वल्स टू 2a प्लस a 3a, 3a माइनस 4a माइनस a, तो a की वैल्यू प्लस में भी नहीं आ रही है, प्लस में आ रही है 800, देख लो बेटा ध्यान से, एंड हियर करेक्ट आंसर विल बिकम दैट इज 800 किलो जूल पर मोल, क्योंकि हमने x2 की बॉन्ड एनर्जी को a माना था ना, ठीक है, अगर y2 की पूछा होता तो a/2 कर देते, एंड हियर आंसर विल बिकम किलो जूल पर मोल। अगर आप, मैं इतना स्लो पता है क्यों चल रही हूं, आप स्टेप स्किप मत करो, कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये मैंने आपको पहले लिखवा दिया। तो जब मैंने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हेस लॉ का कंक्लूजन आपको बता दिया बेटा, इसमें हेस लॉ भी आ गया, तो मैंने आपको बोला कि दिया क्या, ये ध्यान से देखो, वहां पर अगर बॉन्ड एनर्जी दे रखा है, गिवन डेटा है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही होगा, और अगर गिवन डेटा अगर फॉर्मेशन है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। आपका कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा बेटा, अप्रोच सही अप्लाई करनी है, उसके बाद तो चीजें सही से हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो बेटा, क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है दैट, लैंग्वेज पढ़ो ध्यान से बेटा, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, एक गैस है जिससे अलाउ किया गया एक्सपेंड करने के लिए इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। याद आ रहा है कुछ मैंने बोला था कि अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कर दे, इसका मतलब वर्क डन इरिवर्सिबल वाला होगा, ठीक है। वो प्रेशर कितना दे रखा है बेटा एक्सटर्नल, दैट इज 2.5 atm फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम उसका दे रखा है 2.50 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम उसका हमें दे रखा है 4.50 लीटर। द चेंज इन, पूछा क्या है ध्यान से देखना बेटा, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन जूल्स विल बी, हमसे पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पे वर्क डन ना पूछते हुए चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, तो क्या आपको पता है दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहला फॉर्मूला जो मैंने आज आपको लिखवाया क्या था बेटा, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। बेटा वेल इंसुलेटेड कंटेनर है, इंसुलेटेड है पूरा बेटा, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, क्या उनसे हीट पास हो सकती है, तो यानी कि यहां पर इसका मतलब Q तो सीधे सीधे 0 हो गया ना,
और अगर Q सीधे सीधे 0 हो गया तो डेल्टा U अब W के ही तो बराबर है, और वर्क डन कौन सा होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, इरिवर्सिबल वाला। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, माइनस पी डेल्टा V। देख लो बेटा ध्यान से, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो कितना आया बेटा, माइनस पी एक्सटर्नल प्रेशर 2.5 डेल्टा V फाइनल माइनस इनिशियल 4.50 माइनस 2.50 कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5.0, यूनिट क्या है बेटा, ATM लीटर। लेकिन अब देखो ऑप्शन किस में, ऑप्शन दे रखे हैं जूल में, और 1 ATM लीटर, 1 ATM लीटर किसके बराबर होता है, 101.3 जूल के बराबर होता है। मल्टीप्लाई कर दो 101.3 से, आ जाएगा बेटा यहां से आंसर, देख लो, दैट इज बिकम्स इक्वल्स टू माइनस 505 जूल। तो ये नहीं होगा मैम, 1 बार लीटर होता है बेटा, 1 बार लीटर बराबर होता है 100 जूल के, लेकिन 1 ATM लीटर 101.3 जूल के बराबर होता है। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बिकम माइनस 505 जूल। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर अ गिवन रिएक्शन, एक रिएक्शन है जिसके लिए डेल्टा एच गिवन है, कितना दे रखा है बेटा, 35.5 किलो जूल। क्या बेटा डेल्टा एच कितना दे रखा है, 35.5 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एस क्या दे रखा है, 83.6 जूल पर केल्विन पर मोल। द रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस एट, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पूछी है। अब पहली बात बेटा, आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस दे रखा है, तो आप रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को कैसे निकालोगे। फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, आपको क्या पता है, फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए, क्योंकि भाई डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, और आपको रिलेशन भी पता है। तो सबसे पहले तो बेटा डेल्टा यहां पर हमारे पास डेल्टा एस है, तो हम यहां से सीधा सीधा टेम्परेचर निकाल सकते हैं, वो टेम्परेचर की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो बेटा क्या रिलेशन है, डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपॉन टी, तो T बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच का वैल्यू है 35.5, बेटा ये केल्विन जूल नहीं है, किलो जूल है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 जूल पर मोल, और एंट्रोपी हमें दिया है 83.6 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। तो ये तो गया पूरा, इससे केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा, और इसको सॉल्व करके बेटा 35.5 इंटू 1000, यहाँ से जो टेम्परेचर आपका आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 425 केल्विन आएगा। अब टेम्परेचर जो भी आए, सवाल ये है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए होता है, तो बेटा डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा एस जो है, टी डेल्टा एस हमें ज़्यादा चाहिए अगर हमें डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए। रिपीट कर रही हूँ, टी डेल्टा एस का वैल्यू डेल्टा एच से ज़्यादा होना चाहिए अगर हमें डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए। तो ये जो भी टेम्परेचर आ रहा है ना, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए टेम्परेचर इससे हमें ज़्यादा चाहिए। देख लो बेटा ध्यान से, मैंने जो बोला आप चाहो तो पुट करके देख लो। भाई डेल्टा एच तो हमारे पास है ही है, ये रहा, है ना, माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एस जो भी है हमें ये पता है कि हमें ये वाला वैल्यू ज़्यादा चाहिए डेल्टा एच से अगर हमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चाहिए। तो टेम्परेचर चाहे जो भी आया, टेम्परेचर इतना आया अप्रॉक्सीमेटली, तो हमें इससे ज़्यादा चाहिए, तब तो हमारा डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। सो करेक्ट आंसर विल बिकम दैट इज ऑप्शन बी, क्योंकि टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा तभी हमारे पास रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा, फॉर अ सैंपल of perfect gas when its pressure is changed isothermally from P initial to P final the entropy change is given by। क्वेश्चन देने वाला भला मानुष सीधे सीधे हमसे फॉर्मूला पूछ लिया
और मैंने आपको लिखवा ही दिया बेटा, एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस प्लस होता है और टेम्परेचर नहीं होता। ये रहा प्रेशर की टर्म में, ये रहा वॉल्यूम की टर्म में, सीधा सीधा हमसे ये फॉर्मूला पूछा है। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बिकम, क्या हो जाएगा बेटा, क्या बोला, पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल, नहीं, पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल नहीं, बताओ बेटा क्या होगा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इस केस में क्या आंसर हो जाएगा, देखो जल्दी से बेटा, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम होता है तो क्या आ जाएगा बेटा, हम क्या लिखते हैं V2 अपॉन V1, तो P इनिशियल अपॉन P फाइनल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशंस फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर, टेम्परेचर चाहे जो भी हो, क्या वो थर्मोडायनेमिक कंडीशन है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, तो उसके लिए डेल्टा H नेगेटिव चाहिए बेटा और डेल्टा S पॉजिटिव चाहिए। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन डी। कंडीशन मैंने आपको लिखवा दी है बेटा सारी की सारी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्या बोला है, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज -393.5 किलो जूल पर मोल। हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन जब O2 से रिएक्ट करके CO2 बनाया होगा तो वहां पर जो हीट चेंज है, हीट ऑफ कंबशन, इसका जो हीट रिलीज हुआ है वो -393.5 किलो जूल पर मोल है। अब ये क्या बोल रहा है, द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ, क्या हीट रिलीज होगी जब फॉर्मेशन 35.2 ग्राम CO2 का होगा। अब बेटा जो इसकी हीट ऑफ कंबशन है, क्या वो CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन है, बिल्कुल सही बात है, ये माइनस में है वो प्लस में है, क्योंकि हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, लिखकर समझाती हूं बेटा ज्यादा क्लियर होगा। हीट ऑफ कंबशन क्या है, amount of heat released during combustion of 1 mole carbon completely। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ये हीट ऑफ कंबशन हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है दैट 35.2 ग्राम CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा। तो बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, सिर्फ हीट ऑफ फॉर्मेशन अभी डिफाइन कर रही हूं, तो देखना ध्यान से बेटा, हीट ऑफ फॉर्मेशन दैट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर द formation of 1 mole CO2 completely, 1 मोल CO2 को बनाने के लिए जो हीट क्या होती है बेटा, रिक्वायर्ड होती है। तो बेटा 1 मोल CO2 की हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी, ध्यान से देख लो बेटा, जो ऊपर माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा, है ना। तो बेटा 1 मोल CO2 का आपको ऑलरेडी दे रखा था, देखो ध्यान से सुनना और समझना, मैंने डेफिनेशन क्यों लिखी है, क्योंकि आपको चीज़ें पता चले। तो यहाँ से आपको क्या पता चला बेटा, यहाँ से आपको ये पता चला कि 1 मोल कार्बन को हीट जलाने के लिए जो हीट रिलीज हुई है वही तो हीट रिक्वायर्ड है 1 मोल CO2 को बनाने के लिए। तो मैं बोल सकती हूँ 1 मोल CO2 को बनाने के लिए जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो, इसको प्लस में कर दो, 393.5 किलो जूल पर मोल है। बेटा 1 मोल में गिवन मास कितना आएगा CO2 का, मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो CO2 का मोलर मास 44 होता है, तो मैं लिख सकती हूँ सेम चीज़ कि 44 ग्राम CO2 को बनाने के लिए इतनी हीट रिक्वायर्ड है, बिल्कुल। तो सवाल क्या है, 35.2 ग्राम CO2 को बनाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। सो फॉर 35.2 ग्राम CO2 कितनी रिक्वायर्ड होगी बेटा, 393.5 डिवाइड बाय 44 इंटू 35.2। देख लो बेटा ध्यान से, इस तरीके से करेंगे। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 314.8 किलो जूल पर मोल। तो ये
किसके ज़्यादा क्लोज है? ये क्लोज है 315 के। किसके क्लोज है बेटा? ये 315 के। देख लो बेटा, और इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? कितना? ऑप्शन सी। क्लियर है बेटा? क्योंकि उसने क्या पूछा था? द हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2। तो तब क्या हीट रिलीज होगी? जब CO2 35.2 ग्राम होगा। तो रिलीज की बात कर रहा है, तो रिलीज तो इतनी होगी। रिक्वायर्ड पॉजिटिव में होता, रिलीज हमेशा नेगेटिव में होगा, तो माइनस साइन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा ध्यान से, क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ेंगे बेटा। फॉर द रिएक्शन X2O4 लिक्विड स्टेट में है, ये कन्वर्ट हो रहा है ना, ये बना रहा है क्या? दैट इज XO2। डेल्टा G दे रखा है, डेल्टा S दे रखा है, हमसे उल्टा हो गया, डेल्टा U दे रखा है। ये डेल्टा U दे रखा है। नहीं पता चले तो यूनिट देख लिया करो बेटा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी दे रखा है, ठीक है। डेल्टा हमसे S दे रखा है और हमसे पूछा है दैट इज डेल्टा G। अब बेटा डेल्टा G अगर हमसे पूछा है तो डेल्टा G का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यही फॉर्मूला है बेटा। हमारे पास डेल्टा S है, T हमारे पास है, लेकिन हमारे पास डेल्टा H नहीं है। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले हमें डेल्टा H निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा H हम कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा S क्या होता है? डेल्टा H अपॉन T के बराबर होता है। क्लियर? तो इस केस में डेल्टा S डेल्टा H अपॉन T के बराबर होता है। डेल्टा, अच्छा वो तो इसी से आ जाएगा ना, दैट इज डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा, ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। देखो बेटा, हमें ये कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास नहीं है। ये नहीं है लेकिन डेल्टा E तो है, तो हमारे पास डेल्टा E है ना। डेल्टा NG हम निकाल सकते हैं रिएक्शन से, R है, T है, तो हम यहाँ से डेल्टा H निकालेंगे, फिर डेल्टा H को यहाँ पुट करेंगे और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें वैल्यू पुट करके डेल्टा H निकाल लेते हैं। तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E। डेल्टा E मतलब इंटरनल एनर्जी कितना है बेटा? 2.1 किलो कैलोरी है, ठीक है। किलो कैलोरी है तो इसे भी किलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्लस डेल्टा Ng कितना है बेटा? मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यहाँ पे गैस के 2 मोल हैं और रिएक्टेंट में 1 भी मोल नहीं है, तो यहाँ पर गैस के कितने मोल हो गए? दैट इज 2 एंड डेल्टा Ng 2 हो गया। R की वैल्यू कैलोरी में कितनी लेनी है? स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था 2। टेम्परेचर क्वेश्चन में कितना गिवन है? टेम्परेचर क्वेश्चन में 300 केल्विन गिवन है, तो ये हो गया 300, है ना। टेम्परेचर क्वेश्चन में 300 केल्विन गिवन है। अब इस केस में ये किलो कैलोरी है, इसे भी किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना, तो सिर्फ इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया? 2.1 प्लस ये इससे कैंसल आउट, 2 2 ज़ा 4 है ना, 4 3 ज़ा 12, 12 डिवाइड बाय दैट इज 1.2। तो यहाँ से डेल्टा H कितना आ गया? दैट इज 3.3, है ना। डेल्टा H हमारे पास कितना आ गया? 3.3। अब इसको पुट कर देते हैं इस रिलेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, है ना, यही वाला रिलेशन वापस। दैट डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H आया 3.3 माइनस टेम्परेचर कितना है? 300, है ना, और डेल्टा S कितना है? डेल्टा S हमको दे रखा है 20। तो कितना आ गया बेटा? ये कैलोरी में है ना। इसको हमने कन्वर्ट किया था बेटा किस में? इसे हमने किलो कैलोरी में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो ये भी हमारे पास किलो कैलोरी में है। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सिर्फ इसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ गया? 3.3 माइनस ये 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 3 2 ज़ा 6। देख लो बेटा कितना आंसर आ जाएगा? 3.3, 4.3, 5.3, अप्रॉक्सीमेटली -2.7 किलो कैलोरी, -2.7 किलो
कैलोरी। यूनिट का बहुत खास ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि यूनिट के बेसिस पर ही पूरा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो -2.7 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इज पॉजिटिव एंड स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीजेस शार्पली विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बेटा डेल्टा एस अगर पॉजिटिव देखना है, मैंने आपको सीधा सीधा बताया कि आपको उसके लिए डेल्टा एन जी भी पॉजिटिव देखना पड़ेगा, और डेल्टा जी डिक्रीज हो रहा है या नहीं उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। और अगर डेल्टा एस पता है तो डेल्टा एच कब कब पॉजिटिव होता है वो भी पता है। कैसे, मैं बता देती हूँ। जब जब किसी का फॉर्मेशन हो रहा है तो डेल्टा एच पॉजिटिव, कंबशन हो रहा है, जल रहा है कुछ, हीट रिलीज होगी, नेगेटिव। क्लियर। दूसरा एसोसिएशन डिसोसिएशन तो हो गया, अगर एसोसिएशन हो रहा है तो डेल्टा एच नेगेटिव यानी कि स्पॉन्टेनियस। डिसोसिएशन हो रहा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, डेल्टा एच पॉजिटिव। न्यूट्रलाइजेशन नेगेटिव, कंबशन नेगेटिव। बस, तो बस वो चीज़ें आपके सामने है, वो देखते हुए आपको बताना है दोनों के केस में। बताओ बेटा जल्दी से। यस बेटा, तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको डेल्टा एन जी देखना है। तो देखना है बेटा ध्यान से, पहली रिएक्शन में डेल्टा एन जी कितना आ रहा है, तो यहां पर डेल्टा एन जी कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। इजी। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहां पे प्रोडक्ट, इसका डेल्टा एन जी निकालते हैं। प्रोडक्ट में एक भी मोल नहीं है, ठीक है, माइनस रिएक्टेंट में हाफ मोल है, तो ये आया -1/2। तो ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर हो गया क्योंकि इसका डेल्टा एस पॉजिटिव नहीं है। सेकंड केस देखो, यहां पर निकालना है हमें डेल्टा एन जी का वैल्यू। मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 1/2, रिएक्टेंट में कितने हैं, ये तो सॉलिड स्टेट में है, ये हाफ है, तो हाफ माइनस हाफ 0 हो जाएगा। तो ये भी कंपटीशन से बाहर, पॉजिटिव तो नहीं है। यहां पे देखो बेटा 1 - 1/2, इसका डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, ये आंसर हो सकता है। और इसका डेल्टा एन जी 1 - 3/2, तो इसका डेल्टा एन जी -1/2। अगर हमें डेल्टा जी ना भी देखना पड़े तो डेल्टा एन जी के बेसिस पर आंसर आ रहा है, क्योंकि इसका डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा। तो क्वेश्चन इस तरीके से आने वाला है, बहुत कुछ टफ नहीं आता। जब हमने थर्मो पढ़ा था तो महीनों लगा दिए होंगे, लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन कहां से बनेगा वो आपको इधर मिलेगा। इसलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूले का फ्लो चार्ट बनाना, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर, है ना, एट 100 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की बात हो रही है वाटर की, ठीक है। तो ये कैसे से कैसे में जा रहा है, ये जा रहा है वाटर लिक्विड से वाटर जा रहा है गैसियस स्टेट में। क्लियर। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो डेल्टा एच दे रखा है वो दे रखा है 40.66 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, सेम टेम्परेचर पे डेल्टा ई पूछा है। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। रिएक्शन आपके सामने है, डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा ई पूछा है, तो भाई डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या रिश्ता था, क्या आपने रिवाइज किया था भाई? इसमें तो आपने सिंपल दो ही रिवाइज किए थे। क्या रिवाइज किए थे भाई? यहाँ पर आपने रिवाइज किया था एक ही फॉर्मूला, डेल्टा एच बराबर डेल्टा एन ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, दूसरा डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। अब इस केस में प्रेशर वॉल्यूम का तो जिक्र ही नहीं हो रहा, और अगर प्रेशर वॉल्यूम का जिक्र नहीं हो रहा तो वो फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा। तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? यही वाला, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहां पर बेटा डेल्टा एन जी कितना दे रखा है? दैट इज 1 माइनस 0, डेल्टा एन जी आया 1। आर की वैल्यू क्या यूज करोगे जूल में? 8.314। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 373 केल्विन। सब कुछ है आपके पास। आपसे क्या पूछा है बेटा? डेल्टा ई। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो गया? डेल्टा ई बराबर डेल्टा एच माइनस
डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच कितना है 40.66 किलो जूल। अगर ये किलो जूल में है तो इसको किलो में कन्वर्ट करना है, कैसे? 1000 से डिवाइड करके। तो यहां पर आ गया बेटा 40.66 माइनस डेल्टा एन जी कितना है 1, तो 1 इंटू आर कितना 8.314, टेम्परेचर कितना 300, डिवाइड किससे करना है 1000 से। ठीक है, तो ये 2 0 तो कैंसिल आउट हो गए, है ना। 8 3 से अप्रोक्सीमेटली 24 होता है, 2.4 अप्रोक्सीमेटली आएगा, तो आंसर आ जाएगा सॉल्व करके, दैट इज प्लस 37.56 किलो जूल। ये आ गया डेल्टा ई, यही पूछा था ना। हाँ देख लो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्या है न्यूमेरिकल। द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। बेटा एंथैल्पी की बात कर रहा है, फ्यूजन, फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाना, उसको ब्रेक करने की बात कर रहा है। और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर यानी कि H2O, सॉलिड से H2O लिक्विड में जा रहा है, और इसका जो डेल्टा H गिवन है दैट इज गिवन 1.435 किलो कैलोरी पर मोल। मोलर एंट्रोपी चेंज पूछा है, एंट्रोपी चेंज पूछा है, टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग ऑफ आइस। ऑब्वियसली आइस मेल्ट ही तो हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में जा रही है। तो अब आप बताओ बेटा, क्या इन तीनों से रिलेटेड हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा था? डेल्टा एस, डेल्टा एच और डेल्टा टी, सारे फॉर्मूलेस उसी चार्ट से निकल के आ रहे हैं बेटा। देख लो, सारे फॉर्मूलेस उसी चार्ट से निकल के आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूलेस तो हमने पढ़े हैं, है ना। क्या ये रहा, मैंने लिखवाया था ना, सॉलिड से लिक्विड तो फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड से गैस तो वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड से गैस तो सब्लिमेशन अपॉन टेम्परेचर। तो यहाँ पर बेटा यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा फॉर्मूला, इजी। बस ध्यान रखना बेटा यूनिट्स, अगर किलो है तो उसे कन्वर्ट करना है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ गया, डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर, जो कि मेल्टिंग पॉइंट का है। तो इस केस में क्या आंसर आ जाएगा? तो यहाँ पर हमें डेल्टा एस ही पूछा है, डेल्टा एच कितना हो गया 1.435 किलो है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 273। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा, इजी। ठीक है, हाँ 5.26 अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है? बिल्कुल ट्राई करना, सॉल्व करना। नहीं होंगे तो बेटा जैसे आज मैंने डाउट लिया एक क्वेश्चन का, आगे भी लेंगे, ठीक है ना, आगे भी लेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है बेटा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 मोनो एटॉमिक गैस। 2 मोनो एटॉमिक गैस है ए एंड बी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर मिक्स्ड, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर विल बी। दोनों ही मोनो एटॉमिक है ना। तो अब इस केस में मोनो एटॉमिक गैस के लिए बेटा हमारे पास गामा का वैल्यू कितना था 1.66 अप्रोक्सीमेटली, जिसको हम 1.67 लिख सकते हैं। ये 1.67 है, यही करेक्ट आंसर आएगा बेटा, मिक्सिंग का फॉर्मूला अप्लाई करके, है ना, N1C1 प्लस N2C2 अपॉन N1 प्लस N2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड। इफ द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम इज, क्या बोला है, अगर एंथैल्पी चेंज जो है ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम, अगर वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में है और उस वाटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं गैसियस स्टेट में, तो उसका जो एंथैल्पी चेंज है वो हमें दिया है 30 किलो जूल पर मोल। टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। हमसे एंट्रोपी चेंज पूछा है। जब भी कोई भी न्यूमेरिकल आता है ना बेटा, ये देख लो दिया क्या है, पूछा क्या है। ये दो चीज अगर आप करोगे तो अपने आप आपको फॉर्मूला स्ट्राइक करेगा कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग सकता है। तो अब इस केस में बेटा यहां पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपॉन टी। तो डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच कितना है बेटा 30 किलो जूल, किलो में कन्वर्ट कर लिया, है ना, डिवाइड बाय टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। ये ध्यान रखना है बेटा, थर्मोडायनेमिक स्टेट्स ऑफ मैटर, टेम्परेचर केल्विन में ही लेकर चलना है, क्लियर। तो 273 प्लस कर देंगे
तो ये हो जाएगा 300, है ना। तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से आ गया 100 जूल पर मोल पर केल्विन। करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए। क्लियर है बेटा, देख लो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, दैट इफ, क्या बोला है बेटा क्वेश्चन में, दैट इफ एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, हमको रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज दे रखा है, ठीक है। इस रिएक्शन का हमसे पूछा है डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एचएच बॉन्ड, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको इसका एंथैल्पी लिखना आना चाहिए बस। रिएक्शन क्या दे रखी है, 4 हाइड्रोजन गैसियस एटम हैं, उन्होंने 2 हाइड्रोजन का फॉर्मेशन किया, तो इसका हमें एंथैल्पी दे रखा है रिएक्शन का -8696 किलो जूल। अब इस केस में डिसोसिएशन एनर्जी पूछा है एचएच बॉन्ड का। बेटा एचएच बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं दैट बॉन्ड एनर्जी ऑफ एचएच बॉन्ड इनटू 2 इज इक्वल्स टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2, क्योंकि इस रिएक्शन में एचएच बॉन्ड जितने हैं उसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं। हमसे पर्टिकुलर एक एचएच बॉन्ड का डिसोसिएशन एनर्जी पूछा है, तो पूरी रिएक्शन में बस यही तो टूट रहा है और हो क्या रहा है, तो बस आ गया बेटा आंसर। बॉन्ड एनर्जी ऑफ एचएच बॉन्ड इज इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाय 2, तो -8696 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा बेटा आंसर 432.8, 432.8, हाँ तो 434.8 अप्रॉक्सीमेटली, हाँ तो -434.8 किलो जूल। देख लो बेटा ध्यान से, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन बॉन्ड एनर्जी पूछी, और एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होगी। डिसोसिएशन एनर्जी पूछी है ना, बिल्कुल, तो वो -4 टाइम्स ऑफ एचएच बॉन्ड के बाद ये माइनस में आएगा। बेटा ये एनर्जी हमेशा ध्यान रखना, बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, डेटा में वेरिएशन है, लेकिन वो होगी पॉजिटिव में, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन ही होती है बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट अ बॉन्ड। एनर्जी कभी भी रिलीज नहीं होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, हमेशा बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव होती है। क्लियर बेटा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी हमेशा देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, है ना। अब ये क्वेश्चन है बेटा हैश लॉ पे बेस्ड, जिसके लिए मैं बोल रही थी ना कि आपको एक से ज़्यादा रिएक्शन दे रखी होंगी, मैंने हर फॉर्मेट का क्वेश्चन ऐड किया है, ठीक है। तो बेटा अगर आपको एक से ज़्यादा रिएक्शन दे रखी है और उनकी एंथैल्पी दे रखी है, और आपसे एक ओवरऑल रिएक्शन का एंथैल्पी पूछा है, तो उस केस में आप कैसे निकालोगे। तो मैंने आपको बताया कि भाई ये रिएक्शंस जो होती हैं ये कैसी हैं भाई, एंथैल्पी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो चेंजेस आप इन रिएक्शंस के साथ अप्लाई करोगे सेम इसके साथ कर देना एंथैल्पी के साथ, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी आ जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मैम ये रिएक्शन लाने के लिए क्या चेंजेस अप्लाई करें, ये एकदम से स्ट्राइक नहीं करता। तो मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। आप क्या करना बेटा, देखो सबसे पहले ओवरऑल रिएक्शन को, ओवरऑल रिएक्शन को देखकर इन रिएक्शंस को देखो और पहचानो कि इन रिएक्शंस में ऐसा क्या है जो ओवरऑल में नहीं है, यानी कि इंटरमीडिएट्स को पहचानो जो ओवरऑल रिएक्शन में होते ही नहीं है, क्योंकि इंटरमीडिएट रिएक्शन में ही बनकर रिएक्शन में ही खत्म हो जाते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, ए फाइनल रिएक्शन में नहीं है, देख लो बेटा ध्यान से, ए फाइनल रिएक्शन में नहीं है। तो बस बेटा इस ए को हटाने के लिए आप जो चेंजेस अप्लाई करोगे आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। कैसे, 2 में तो कोई चेंज अप्लाई करना ही नहीं है। अगर ए को हटाना है तो पहले ऊपर वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तभी तो ये ए बन जाएगा। फर्स्ट वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो बस लिख दो क्या करना है, फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है प्लस सेकेंड और थर्ड रिएक्शन से माइनस कर देना है, तो आपके पास यही ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी।
आपको नहीं लग रहा कि ऐसा होगा तो आप लिख कर देखो, करके देखो, आ जाएगी बेटा। क्योंकि यहां से फिर क्या बचेगा, देखो मैं लिख के बता देती हूँ। यहां से बचेगा बेटा a gives 2b, है ना। यहां से तो 3b बचा हुआ है ही है, दैट गिव्स 2c प्लस डी, और माइनस कर रहे हैं हम e माइनस a, और यहां से क्या बच गया माइनस 2d। तो अब देखो बेटा ओवरऑल रिएक्शन क्या बचेगी, है ना। ओवरऑल रिएक्शन a से a गया क्योंकि माइनस हो गया, 2b इधर आएगा, 2b इधर आएगा, तो 3b माइनस 2b b, ठीक है जी, है ना। उसके बाद बेटा यहां पर सिर्फ b बचा, उसके बाद बेटा ये माइनस 2d है, ये d है, तो एक ही d बचेगा, माइनस में बचेगा तो उसको इधर ले लिया तो b प्लस डी, e उधर जाएगा तो प्लस e, और 2c तो ऑलरेडी उधर है ही है, बाकी सब कट कट आ गया। तो जो चेंजेस इंटरमीडिएट को हटाने के लिए करोगे वहाँ से आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। अब ये ओवरऑल रिएक्शन आपको मिल जाएगी फोर्थ वाली, ये चेंजेस अप्लाई करने के बाद। तो सेम इस तरीके से इसकी एंथैल्पी भी ऐसे ही आएगी। तो लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फोर्थ रिएक्शन, उसके लिए यही करना है। फर्स्ट की एंथैल्पी कितनी है बेटा 150, तो 150 को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद प्लस सेकेंड की कितनी है माइनस 125, है ना, और थर्ड को माइनस करना है तो माइनस 350। तो कितना आ गया बेटा, यहाँ से आया 300, यहाँ से आया 125, यहाँ से आया 350। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रिएक्शन की एंथैल्पी आ जाएगी। 300 माइनस 350 कितना बचा बेटा माइनस 50, माइनस 50 और 125 कितना आ गया माइनस 175। देख लो बेटा ध्यान से, दैट विल बी द आंसर। क्लियर, कितना आ गया, दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बिकम माइनस 175 किलो जूल पर मोल। क्लियर है बेटा, देख लो ध्यान से। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, रीड आउट करेंगे, ट्राई करेंगे खुद से। क्या बोला है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ x2 y2 एंड xy3 आर। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया नहीं था, अच्छा ये आ गया। तो बेटा जैसे डेल्टा एच है ना, सेम उसी तरीके से डेल्टा एस अगर कभी किसी रिएक्शन का निकालना पड़े, क्या एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, तो ध्यान रखना पहली बात तो प्रोडक्ट में 1 मोल रखना जब रिएक्शन लिखो। तो इसका भी यही फॉर्मूला है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट की जो एंट्रोपी दे रखी है माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर, यही लिखना है। तो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। अब इस केस में भी आपको क्या अप्लाई करना है बेटा, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो आपको रिएक्शन क्या दे रखी है बेटा, रिएक्शन दे रखी है हाफ x2 प्लस 3/2 y2 दैट गिव्स xy3। इस रिएक्शन का आपको क्या दे रखा है, टू बी द टेम्परेचर शुड बी द एंट्रोपीज। अच्छा, आपको इंडिविजुअल रिएक्शन की एंट्रोपी दे रखी है, आपको डेल्टा एच दे रखा है, आपसे टेम्परेचर पूछा है इक्विलिब्रियम पे आने के लिए। रिएक्शन बहुत, क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, ध्यान से देखना समझना, बहुत कुछ आ गया इसमें और सारे फॉर्मूलेज यूज हो गए। आपको रिएक्शन की एंट्रोपी नहीं दी थी, तो जो आप रिएक्शन की एंट्रोपी इससे निकाल लोगे। आपको क्वेश्चन में डेल्टा एच दे रखा है -30 किलो जूल। क्लियर, आपको रिएक्शन में डेल्टा एच दे रखा है, आपसे पूछा है इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए। बेटा पहली बात, इक्विलिब्रियम के लिए आपको डेल्टा जी ना 0 चाहिए। अब डेल्टा जी अगर 0 चाहिए तो उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा एस क्या होगा, है ना, डेल्टा एस क्या होगा। तो सबसे पहले डेल्टा एस निकाल लेते हैं। तो बेटा देखो, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 हो जाएगा, तो डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस हो जाएगा और डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपॉन टी हो जाएगा। ये टेम्परेचर अगर निकालना है, डेल्टा एच हमें दे रखा है तो हमें डेल्टा एस पता होना चाहिए। तो डेल्टा एस हम इस रिएक्शन का निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, देखना ध्यान से।
दैट डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, स्टैंडर्ड एंट्रोपी। तो देखना बेटा, प्रोडक्ट XY3 की एंट्रोपी कितनी दी थी 50, कितनी दी थी बेटा 50, माइनस रिएक्टेंट में कौन कौन है देख लेते हैं। रिएक्टेंट में है X2, X2 की कितनी है 60, 60 इंटू 1/2 कॉफिशिएंट भी है ना बेटा, तो 60 इंटू 1/2 प्लस दूसरा क्या है बेटा, दैट इज 40 इंटू 3/2, Y2 की कितनी है बेटा 40, तो 40 इंटू 3/2। तो यहां से देखते हैं बेटा कितना आ रहा है, यहां से बचा 50, यहां से क्या बचा 30 प्लस है ना 220 60, तो कितना बच गया 50 माइनस 90, तो यहाँ से बच गया डेल्टा एस -40। देखना बेटा -40 ही आएगा, और अगर ये -40 आ रहा है तो इसको हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें पुट किया डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपॉन टी, क्या बेटा डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपॉन टी, तो टी बराबर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, देखना ध्यान से 30 किलो जूल, कितना -30 किलो जूल है ना, और डेल्टा एस अभी हमने कितना निकाला -40, ये किलो है, ये किलो में नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पे 1000 भी होगा, तो ये इससे गया, कितना आ गया बेटा 3000 डिवाइड बाय 4 है ना, 3000 डिवाइड बाय 4, हाँ तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 4 7 28, 2 4 5 20, 750 केल्विन। इस टेम्परेचर पे डेल्टा जी 0 आएगा, तो रिएक्शन तभी इक्विलिब्रियम पे मानी जाएगी। देख लो बेटा, क्लियर है सबको, देख लो ध्यान से। तो इस तरीके से है बेटा जो आपको ट्राई करना है सॉल्व करना। क्लियर है बेटा एकदम, देख लो इसे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, दैट मैच लिस्ट 1 इक्वेशंस विद लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको कुछ रिलेशंस दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको रिलेशन करेक्ट करने हैं। ये रिलेशन दे रखा है टी इज मोर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, प्रोसेस दे रखी है स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम की क्या क्या कंडीशंस थी, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, यह भी इक्विलिब्रियम नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें भी आएंगे कुछ रिलेशंस। जो आपका रिएक्शन क्वेश्चन होता है वो बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। क्लियर, तो ये तो हो गया सेकंड इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट बेटा स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस की अगर हम बात करें, टी इज मोर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। अब इस केस में भी बेटा ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है वो केपी इज मोर देन क्यू, केपी इज मोर देन क्यू है, तो वो रिएक्शन कौन सी है, वो रिएक्शन मोर फेवरेबल है टुवर्ड्स स्पॉन्टेनियस। क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी नॉट लेस देन आर टी एल एन क्यू कब आएगा, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लेस देन आर टी एल एन क्यू कब आएगा बेटा, दैट इज जब उस केस में रिएक्शन कैसी रही होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव रहा होगा। क्लियर, थर्ड वाला तो हो गया है ना, दैट सी वाला सेकेंड के साथ, और डी वाला दैट इज टी इज मोर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, तो ये स्पॉन्टेनियस है पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है, तो स्पॉन्टेनियस भी है और एंडोथर्मिक भी है, तो दैट इज, सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। देख लो बेटा ध्यान से, सेकेंड डी थर्ड नहीं, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर कभी कुछ ऐसा हो जाता है बेटा कंफ्यूजन किसी भी तरह का, तो पूछ लेना है कमेंट सेक्शन में, मैं उसे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करवा लूंगी। क्लियर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, 3 मोल है आइडियल गैस के, एक्सपेंड कर रहे हैं स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम। क्या बेटा, एक्सपेंडेड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम, द वर्क डन विल बी। बेटा ये कुछ कंडीशंस है, फ्री एक्सपेंशन है ना, वैक्यूम। अगर ये वर्ड न्यूमेरिकल में आ जाए तो कुछ भी डेटा दे रखा हो, हालांकि यहाँ तो हिंट भी था, सिर्फ मोल दे रखे थे, ना प्रेशर ना वॉल्यूम, तो उस केस में ऑलरेडी वर्क डन 0 हो जाएगा, जहां पे कंडीशंस कौन सी है बेटा, वैक्यूम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, फॉर वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 1 atm प्रेशर
द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर, द टेम्परेचर व्हेन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल बी 0। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेटा। हमें ये पता है डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो हमसे वो टेम्परेचर पूछा है जिस पे डेल्टा जी 0 है। इफ डेल्टा जी इज 0 तो डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस आ गया, तो टेम्परेचर बराबर आ गया डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना गिवन है बेटा 40.63 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एस कितना है बेटा 108.8 जूल पर केल्विन पर मोल। देख लो बेटा यहां से टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। क्लियर है बेटा, सिंपल कैलकुलेशन है, सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। आंसर विल बिकम 373.4 केल्विन। सॉल्व करना बेटा इसे, है ना। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चंस है, इनको आपको ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। यहां से आपको आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बेटा लगभग वो हर टाइप का क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है ना, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज रहे जो कमिंग ईयर्स में भी आ सकते हैं। हमें इस साल से मतलब रखना है और सारे फॉर्मुलेस को अच्छे से रिवाइज करके ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके बेटा आपको ये चैप्टर भी वाइंड अप करना है। इंपॉर्टेंट बात ये बेटा कि फॉर्मूला में कौन सी टर्मोलॉजी क्या रिप्रेजेंट कर रही है और वो कब अप्लाई करना है उसका भी हमने प्रैक्टिस किया आज के सेशन में। तो अच्छे से रिवाइज करना बेटा, फॉर्मूला चार्ट बिना देखे बनाना, याद करने के बाद बिना देखे और अपना फॉर्मूला चार्ट मैच करना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो बेटा यहाँ आज हमने थर्मोडायनेमिक्स को वाइंड अप किया है। नेक्स्ट सेशन में बेटा हम लोग उठाने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। तो उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे बेटा जैसे कि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट था, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ हमने डिस्कस की है, सेम उसी तरीके से वहाँ पर भी हम करेंगे। तो इस सीरीज के थ्रू अपना पूरा रिवीजन कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्लास स्किप मत करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बेटा, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग बच्चों, ठीक है। के फेस पे स्माइल रहना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेनी है किसी भी तरह की, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।